नमस्कार दोस्तों, आप क्राइम तक देख रहे हैं। बात करते हैं उस आतंकवादी बोले, बदमाश बोले, गैंगस्टर बोले या क्या कहें, लॉरेंस बिश्नोई फिर सुर्खियों में है। सप्लीमेंट्री चालान फाइल किया है एनआईए ने, यानी राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने। सवाल ये उठता है कि क्या सिर्फ चार्जशीट पे चार्जशीट फाइल करते जाएंगे, ऐसे आरोपी को कभी सजा होगी या ये सिर्फ कानून का मखौल उड़ाता रहेगा? ताज़ा मामला है, अब सीमा पार बैठे कुछ आतंकियों ने इस बात का खुलासा किया है कि वो तो लॉरेंस बिश्नोई के टच में थे और ड्रग्स लॉरेंस बिश्नोई के कहने पर पाकिस्तान से यहाँ पर लेकर आए थे। इस बाबत गुजरात में ड्रग्स बरामद हुई थी और ड्रग्स कोई 1-2 करोड़ की नहीं बल्कि 200 करोड़ की थी। फिर दोबारा ये साफ हो गया है। जी चिराग जी, देखिए पूरा केस का एक बार मैं ब्रीफ कर दूंगा। गुजरात में कम से कम 40 किलो के आसपास ड्रग्स पकड़ाई थी, जिसकी आपने मार्केट वैल्यू बताई 200 करोड़ के आसपास थी। उसमें जो 6 आरोपी थे उस बोट पे सवार थे, 6 लोग आ रहे थे। तो जो वहाँ की पुलिस थी और वहाँ की जो खुफिया एजेंसी थी उन्हें रिपोर्ट पड़ी, उन्होंने फिर नेवी को इसको रिपोर्ट दी, नेवी ने उन्हें पकड़ा और उन्होंने पुलिस को सौंपा। तो जांच में पता चला कि जो 6 आरोपी 6 के 6 पाकिस्तानी थे। जो उसमें से मुख्य आरोपी है, चार्जशीट में मुख्य आरोपी का बयान लिखा गया है, उसमें बताया, पूछा गया, उससे पूछताछ की गई कि ये ड्रग्स मंगवाई किसने। तो उसमें उसने लॉरेंस बिश्नोई का नाम दिया। अब एक आरोपी ने दिया, बाकी 2 आरोपियों ने भी लॉरेंस बिश्नोई का नाम लिया कि ये ड्रग्स की खेप लॉरेंस बिश्नोई ने मंगाई है। अब बात ये है चिराग जी, लॉरेंस बिश्नोई से वो ड्रग्स मंगवाई गई, तो क्या लॉरेंस ने वो तो उन लोगों से डायरेक्ट डील की थी? क्या कोई मीडिएटर था जो लॉरेंस के नाम पे उनसे ड्रग्स मंगवा रहा था? क्योंकि ये चीज़ें देखिए, आप बहुत सारे, आपने बताया बहुत सारे केसेस हो रहे। उसे पहले उसे गैंगस्टर, गुंडा, आतंकवादी, पहले एनडीपीएस एक्ट में ये केस दर्ज हुआ था, बाद में ये केस कन्वर्ट हो गया यूएपीए में। हाँ, आतंकवादी जो गतिविधि, तो उसमें रजिस्टर होने के बाद ये फिर नाम लग गया कि आतंकवादी गुटों सवाल के ये साथ उठता में है, जो हमेशा सवाल ये उठाया जाता है, क्या ऐसा तो नहीं कि सरकार दुरुपयोग कर रही है या फर्जी केसेस लगा रही है? क्योंकि सवाल सबसे बड़ा तो ये उठ रहा है कि पाकिस्तानी आतंकी ने जो खुलासा किया है, अदालत में जाकर क्या हो जाता है, पुलिस इस बात को प्रूव क्यों नहीं कर पाती? क्योंकि हमने कई केसेस देखे जिसमें लॉरेंस को सजा ही नहीं हो रही। वो तो साफ कहता है कि भाई मुझे सजा नहीं हो सकती क्योंकि कोई सबूत ही नहीं होते। मुकदमे पर मुकदमे फर्जी दाखिल किए बिल्कुल जाते क्यों हैं। नहीं। मैं ये नहीं कह रहा फर्जी है, लेकिन क्या ठोस सबूत है इसमें? नहीं, ठोस सबूत नहीं मिल पाता। क्यों बताता हूँ चिराग जी। देखिए, ये जब डील करते हैं, मैं एक एग्जांपल देना चाहूँगा मोबाइल के ज़रिए। समझिए, ये लॉरेंस बिश्नोई है, ये मीडिएटर है जो पैसे लेन देन का काम करेगा, और एक तीसरा आदमी है जो उससे पहुँचाएगा। ये जो मीडिएटर है ना, कभी पकड़ाता ही नहीं, क्योंकि ये कोई दूसरे कंट्री में, दूसरे स्टेट में बैठा होगा, इसके बारे में किसी को पता नहीं होगा। ये डायरेक्ट जो है, ये डायरेक्ट थर्ड पर्सन से नहीं, मतलब जो पाकिस्तान से लोग पकड़ाए हैं, जो आए थे इंडिया ड्रग्स पहुंचाने के लिए, ड्रग्स की तस्करी करने के लिए, वो लोगों ने जिसका नाम बोला है वो मीडिएटर पकड़ाएगा ही नहीं। वो मीडिएटर का कोई अता पता नहीं होगा। वो मीडिएटर क्रिप्टो करेंसी या तो दूसरी करेंसी में डील करेगा। जब आप ऐसी करेंसीज में और ये सब चीज़ों में डील करते हो तो आपको पकड़ना बड़ा मुश्किल हो जाता है। उसके लिए फिर इंटरपोल, एनआईए, बहुत सारी एजेंसीज का इन्वॉल्वमेंट, फिर वो लंबा प्रोसेस, फिर उस पर एक केस। तो आपको पता है ऐसे केसेस कोर्ट के सामने बड़े, तो लेकिन हाँ, बहुत मुश्किल हो जाते हैं। तो ये बात साफ हो गई है कि जिस तरह से पाकिस्तानी आतंकी ने खुलासा किया है, इसकी बात में कितना दम है? क्योंकि इस तरह के क्लेम्स तो कई बार नहीं, लेकिन लगाते हैं, सबूत कुछ होते नहीं है, फिर आगे कोर्ट में केस धराशायी होते हैं और सैकड़ों बार इस पर बात हो चुकी है, कोई सोल्यूशन इसका नहीं है। लेकिन देखिए चिराग जी, कहीं ना कहीं बात में दम है। मैं बताना चाहूँगा कैसे। आप ड्रग्स तस्करी का वो देखिए, सेगमेंट्स देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा। क्योंकि पहले क्या होता था, अंडरवर्ल्ड था, सिर्फ दुबई से जो चलता था, जो मुंबई से ट्रस्ट था, तो मुंबई से ऊपर तक जाता था। पहले ड्रग्स आता था मुंबई के पोर्ट पे, फिर मुंबई से बाकी जगह जाता था। इसमें डील कौन करते थे? गैंगस्टर्स करते थे, क्योंकि फिरौती में, और आज के टाइम पे फिरौती और आप रंगदारी करके ज़्यादा पैसा नहीं कमा सकते। तो ड्रग जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। आप एक बार में 30 किलो ड्रग्स मंगा ले रहे हो तो एक साथ 200 करोड़, मतलब समझ रहे हो, 30 किलो ड्रग्स में सीधा 200 करोड़ का मुनाफा। और उसमें रिस्क भी फैक्टर देखा जाए तो कंपैरेटिवली कम है। आप किसी को मरवा दे रहे हो तो बहुत आपके पीछे एजेंसीज लग जा रही है, बहुत कुछ लग जा रहा है। आप ड्रग्स मंगवा रहे हो, उसके पीछे कोई माँ बाप नहीं, जो पकड़ाएगा वो पकड़ाएगा। बाकी आप किसका भी नाम लेते लीजिए, उसके लिए कोई पुख्ता सबूत नहीं मिल पाते। उसकी जो डीलिंग होती है वो क्रिप्टो करेंसी में होती है, ऐसी होती है। तो पंजाब में थोड़ा, पंजाब को लेकर, पंजाब सरकार इसको लेकर थोड़ा स्ट्रिक्ट हो गई, तो पंजाब से थोड़ा ड्रग्स आना बंद हो चुका है, कम हो चुका है, एज कंपेयर टू राजस्थान और गुजरात। अब राजस्थान के जो गैंगस्टर है, आप आज हमने हाल फिलहाल में देखा, बहुत गैंग वॉर है। गैंग अपनी पकड़ बनानी चाहती है ये सब स्टेट्स में जो बॉर्डर से जुड़े हुए हैं, पंजाब, राजस्थान, सिर्फ इसलिए कि वहाँ ड्रग तस्करी ईजी हो जाए इनके लिए। कोई आप बताओ, आप बीच के स्टेट्स के लिए कोई गैंगस्टर, कोई गैंग वॉर क्यों नहीं हो रहा है?
कभी आपने नोटिस किया यार तमिलनाडु के इस साइड वाले गैंगस्टर्स क्यों नहीं? क्योंकि जो ड्रग की खेप हो रही है, अगर वो पूरा घूम के पूरी शिप जाएगी यहाँ से, तो वो तो पॉसिबिलिटीज़ नहीं है। तो ये जो बॉर्डर वाले स्टेट्स हैं, पंजाब हो गया, राजस्थान हो गया, गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया, मुंबई हो गया, ये स्टेट्स को लेके हरियाणा जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट हरियाणा, ये जब स्टेट्स हो गए, इसको लेके ही गैंगस्टर्स आपस में बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं, आपस में मारामारी है इनकी, आपस में बहुत सारे ग्रुप चला रहे। बाकी आप जब कोई जगह बता दो, आप छत्तीसगढ़ में इतना नक्सली इतना बड़ा एरिया, कोई गैंग वहाँ बड़ी एक्टिव है, या नीचे कोई बिहार में कोई बड़ा गैंग एक्टिव है, आप बता दो बिहार का कोई अभी हाल फिलहाल में कोई बड़ा गैंगस्टर कोई नहीं है। क्योंकि पैसे ही नहीं है, उतने पैसे रंगदारी में मिल नहीं रहे, इतनी एक्टिविटी है नहीं, हर कोई किसी ना किसी से। देखिए हमने हाल फिलहाल ही एक जो ड्रग्स एक ऐसी चीज़ है जो मुझे भी समझ में आ रहा है कि जिसमें आप बड़ी खेप मंगाओ, बड़ा अमाउंट कमाओ, प्लस रिस्क फैक्टर तो है देखिए दोनों में, लेकिन कंपैरेटिवली वहाँ किसी को मरवा रहे हो तो एजेंसीज पीछे पड़ी है, प्लस वहाँ मरवाना इट्स नॉट एज इजी एज अगर आप कहीं से ड्रग्स जो है वो इम्पोर्ट कर रहे हो, तो वो सबसे इंपॉर्टेंट है। और आप आज के टाइम पे किसी को धमकी दे रहे हो पैसे के लिए भी, या किसी को फ़ोन कर रहे हो, तो हर कोई इतना इजी नहीं पैसे दे रहा है। अभी जो बैटिंग वाला जो खुलासा किया था पुलिस ने, इन्वेस्टिगेशन करके जो बैटिंग का पकड़ा था जिसको, उसने क्या किया था, उसको लॉरेंस ने धमकी दी तो वो जाके दाऊद के भाई से हाथ मिला लिया था दुबई जाके। तो हर कोई जो इलीगल काम कर रहा है कहीं ना कहीं किसी से टच है, तो कोई किसी से डर भी नहीं रहा। तो इनके लिए इजी फैक्टर है ड्रग्स, जो है सबसे इजी फैक्टर है पैसे कमाने का। सबसे बड़ा सवाल तो यही है ना कि जो सप्लीमेंट्री चालान जो दाखिल हुआ है उसमें आने वाले वक्त में क्या होगा, क्योंकि क्या ये चालान वाकई एक स्ट्रॉन्ग चार्जशीट के रूप में कोर्ट में पेश होगा, कन्विक्शन लीड होगी, सबूत मिलेंगे, देखने वाली बात होगी। ये वीडियो आपको कैसी लगी दोस्तों ज़रूर बताइएगा। थैंक यू। धन्यवाद।